वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है अक्टूबर माह शुरू हो चुका है और आज जैसे अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आज 3 तारीख हो चुकी है और अधिकांश लोगों के सितंबर तक का जो पेमेंट है वो जमा हो चुका होगा या आज जमा हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश जो भी बिल है वो ECS बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इस वित्तीय वर्ष में है कि जैसे अभी 7 महीने का पेमेंट है आपको मिल चुका है। उसके बाद में अभी जैसे इस वित्तीय वर्ष में बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 5 महीने बाकी है और जो भी टैक्स आप जो एडवांस टैक्स अपनी सैलरी से कटवाते हैं उसके संबंध में लगभग सभी DDO या कर्मचारी परेशान है कि कितना टैक्स इस वर्ष बनेगा, क्योंकि इस साल जो भी बजट पेश किया गया था उसमें ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम 2 तरह की रिजिम जारी की गई थी, जिसमें कौन सी रिजिम किस जो भी कार्मिक है उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा। और थोड़ा सा पहले परिचय दे दूं कि जो दोनों टैक्स रिजिम है ओल्ड और न्यू उनमें क्या अंतर है और आपके लिए कौन सी रिजिम है वो फ़ायदेमंद हो सकती है, आपको कौन सी रिजिम है वो मैं कैलकुलेट करके अपना टैक्स है वो डिडक्ट करना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो, टैक्स कम लगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ ओल्ड रिजिम की बात करें जो अभी तक चल रही थी उसमें सामान्य एक तो करदाता है अगर वरिष्ठ नागरिक है और 80 साल से अगर अधिक यानी सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए क्या क्या स्लैब रहेगी। तो जैसे मान लो सामान्य जो करदाता है, अभी जो भी कर्मचारी है वो सारे अगर सेवानिवृत्त नहीं है तो सभी इसी श्रेणी में आएंगे। तो 2,50,000 यानी 2.5 लाख तक नील कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 2,50,000 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक यानी 2.5 से 5 यानी 2.5 लाख जो आगे का होगा उस पर 5% टैक्स बनता है, जो सामान्यतः 12,500 रुपये होता है। उसके बाद अगर कोई कर्मचारी जिसकी जो टैक्सेबल जो इनकम है ग्रॉस सैलरी है वो अगर 5 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है तो उसके 5 लाख से अधिक वाली जो भी राशि होगी उस पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से अधिक वाले पे 30%। यानी कि इस जो पुराने रिजिम में सबसे जो बड़ी कमी थी या एक तरह से कह सकते हैं कि जो अधिकांश टैक्स लग रहा था उसका कारण ये था कि 5 लाख तक 5% था और 5% के बाद में 5 लाख से इनकम ऊपर होते ही सीधा 20% टैक्स लगता था, जो काफ़ी ज़्यादा होता था और इस कारण से कई लोगों को भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। अब थोड़ी सी बात करें न्यू टैक्स रिजिम की तो उसमें क्या प्रावधान है। तो यहाँ देखेंगे तो जैसे ये न्यू टैक्स रिजिम है, इसमें अभी जैसे इस साल अगर आप अडोप्ट करेंगे तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है, यानी कि 15,000 रुपये 3 लाख पे जो आगे में 3 लाख होंगे यानी 3 लाख से ऊपर और 6 लाख तक 3 लाख हो गए उसका 5% यानी 15,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर मान लो आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 6 लाख से ऊपर की जो भी राशि होगी उस पर 10% टैक्स देंगे और आपकी अगर 9 लाख से ज़्यादा है तो 6 से 9 लाख के बीच में जो 3 लाख की जो इनकम होगी उस पर आपको 10% के हिसाब से 30,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद में 9 लाख से 12 लाख तक 15% और अगर 12 लाख से अधिक इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि यहाँ आपके 12 लाख से अधिक इनकम अगर अधिक है तो आपको 20% टैक्स देना है, जबकि जो ओल्ड रिजिम थी उसमें 5 लाख से ऊपर जाते ही आपको 20% टैक्स देना पड़ता था और अगर मान लो 10 लाख से ज़्यादा जाते थे तो 30% हो जाता था, तो वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता था और इस कारण से काफ़ी टैक्स बढ़ता था। अब इसमें दोनों में एक तो ये अंतर है, दूसरा जो डिफरेंस मैं आपको बता दूँ जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम है इसमें जो भी कर्मचारी या कार्मिक होते थे उनको फ़ायदा किस बात का मिलता था या क्या डिडक्शन मिलता था। तो यहाँ से जैसे इसमें सबसे पहले जो छूट है एक तो यहाँ से मान लो किसी के अगर होम लोन है तो होम लोन में जो भी ग्रे रेंट पे जो ब्याज होता था उसकी छूट यहाँ मिल जाती थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट जो 50,000 है वो दोनों में अभी भी लागू है तो उसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपके जैसे होम लोन है तो आपको उसकी छूट मिलेगी और वो ऊपर जो कैलकुलेट होगी यानी काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है टैक्स में। लेकिन इस साल इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं आपको तुलना करके बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अब जैसे मान लो इसमें जो ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या क्या डिडक्शन आपको मिल सकती थी, तो एक तो होम लोन अगर था तो उस पर आपके जो ब्याज होता था उस पर मिलती थी, क्योंकि होम लोन की जो किस्त है वो तो 80C में काउंट होती थी, जिसमें LIC है, GPF है, ऐसे ही इनके साथ में होती थी और इसकी जो अधिकतम छूट है वो 1,50,000 तक है। तो ये जैसे गृह ऋण की किस्त है ये तो इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं आती थी, क्योंकि अधिकांश लोगों के जो SI की कटौती और LIC या GPF आदि की कटौती मिला करके 1,50,000 तक हो जाती है, तो इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जो होम लोन की जो ऋण की किस्त होती थी उस पर काफ़ी बेनिफिट मिलता था। तो अब इसमें जैसे 80C में अगर आप ये इसमें ओल्ड रिजिम अपनाना चाहें
तो आपको किस में छूट मिलेगी, ऐसे कि कटौती जो भी है आपकी पूरी की पूरी इसमें उस काउंट हो सकती है, डिडक्शन में काम आ सकती है। LIC अगर आपके सैलरी से है या पर्सनल कटा रहे हैं तो वो काम आती है। राष्ट्रीय बचत पत्र है आपके पास में, PPF खाता है और उसमें पैसे जमा करें तो वो भी आपके काम के, इसमें छूट मिल जाती है। इसके अलावा NSS नेशनल स्कीम जो सेविंग स्कीम है, या GPF 2004 है, जो भी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, या वार्षिक प्लान है, होम लोन की किस्त है अगर आपकी, या 80cc में आपने पेंशन प्लान में अगर इंसान दिया है, या ट्यूशन फीस आपकी है, या और कोई PLI वगैरह है, पोस्ट ऑफिस जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, या सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने जमा कराया है तो उसमें अब, लेकिन इसका जो 80CCC और 80CCD1 जो न्यू पेंशन से संबंधित है, ये सारा आपके 1,50,000 तक की छूट है। तो अगर मान लो आप इसकी कटौती आपके अगर 2 लाख हो रही है, 3 लाख हो रही है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि 1,50,000 तक इसमें छूट मिल पाती थी। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मान लो आपके एक छूट और मिलती थी इसमें, कि जैसे मान लो आपने 80CCD1B में अगर आपने अतिरिक्त अंशदान दिया है तो उसकी छूट 50,000 मिलती थी। लेकिन अब जैसे ये पेंशन, पुरानी पेंशन जो ये नवीन पेंशन वाली अगर बंद हो गई है तो ये भी छूट अब काम की नहीं है, क्योंकि ये लोगों की डिडक्शन बंद हो गया है। इसके अलावा जो और अगर आप एक्स्ट्रा अगर डिडक्शन इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम अगर लेना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आप 80D के अंतर्गत आपका चिकित्सा बीमा अगर खुद का किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, तो उसका खुद का, पत्नी का, बच्चों का 25,000 तक इसमें छूट ले सकते हैं, और माता पिता के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक की छूट इसमें मिल सकती है। इसके अलावा 80D में विकलांग आश्रितों के जो भी चिकित्सा आश्रित के आधार पर चिकित्सा जो वह है 75,000 हो, या 80% से ज़्यादा है विकलांगता है, तो ये 1,25,000 तक ये आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ सिटीजन के लिए जैसे 80D में विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु छूट मिल सकती है, या 80D में उच्च शिक्षा के लिए अगर ऋण लिया हुआ है तो उसका ब्याज है वो भी टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा 80G में आपको जो धर्मार्थ संस्था है, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट की संस्था है और या कोई भी धार्मिक संस्था है, उसमें 2 श्रेणियाँ होती है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो सारे बना रखे हैं। तो जैसे क श्रेणी में है तो उसमें 100%, जैसे आपने किसी गवर्नमेंट फंड को अगर आपने योगदान दिया या आपने दान दिया तो उसमें 100% छूट मिलेगी। और कोई धार्मिक जो भी संस्था है तो उसको 50% छूट मिलती है। जो भी आपने टैक्स दिया, जैसे 10,000 दिया था आपको 5,000 तक टैक्स की रिबेट यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर ATU में शारीरिक रूप से, स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में छूट मिलती है। 80TTA के तहत जो ब्याज खाता है उसमें 10,000 तक की छूट आपको मिलती है, और वरिष्ठ नागरिकों को 80TTB में 50,000 तक छूट मिलती है। और ये छूट जैसे ITR जो फाइल करते हैं उसमें भी ये काम आ जाती है, तो ये है। इसके अलावा अगर मान लो 80GGC, ये भी एक नई धारा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को अगर आपने दान दिया है तो उसकी अगर आपके पास में बाकायदा रसीद वगैरह है तो उसमें भी आपको छूट मिल सकती है। तो ये तो कुछ छूट होगी जो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलती थी, और इन सब का योग है वो 1,50,000 से अधिक से एक्स्ट्रा था। जैसे मान लो 1,50,000 तक तो LIC या GPF वगैरह ये आता था। ये जो अन्य कटौतियां हैं, 80D है, 80D के बाद में 80G है, या 80TTA है, या 80GGC, ये जो है ये 1,50,000 के अलावा एक्स्ट्रा है। और ये अगर आपके कोई है तो उसका अगर आपके पास में प्रूफ है, रिकॉर्ड है, यानी जैसे किसी को दान दिया तो उसकी पूरी रसीद जिसमें पैन नंबर वगैरह, सारे 10 नंबर वगैरह वो हो, या जो भी आपके पास में ओरिजिनल रसीद हो, और आप अपने जो भी DDO है उनको बता करके इसकी जो छूट ले सकते हैं। या चिकित्सा प्रमाण पत्र है, या इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम किया है तो उसका जो भी लेटर है उसमें लिखा हुआ भी आता है कि 80D के तहत इसकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर वो आपके पास में है तो आप इसकी छूट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया। और ये सब मिला करके जो भी होगा उसके ऊपर टैक्स बनेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि 2,50,000 तक नील था, उसके बाद में 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से ऊपर इनकम होते ही 20% टैक्स लग जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता था। तो अब मैं आपको एक उदाहरण दे करके बता रहा हूँ, जिससे मैं एक कार्मिक कोई है जिनका भी जैसे यहाँ इसमें देखेंगे तो यहाँ जैसे मासिक वेतन अगर मान लो जैसे मार्च महीने की बात करें तो मूल वेतन जैसे 71,300 है। कोई भी कार्मिक है इसका वेतन अगर मान लो 71,300 है, जैसे XYZ कोई भी कार्मिक है, तो इसकी जो टैक्स है दोनों स्लैब में कैसा होगा। तो यहाँ जैसे मैं आपको यहाँ ओल्ड रीजन में अगर आप चेक करना चाहें तो ओल्ड रीजन में आपके यहाँ जैसे टैक्स मान लो इसकी जो पूरी 12 महीने की जो भी इनकम होगी वो एक एस्टिमेटेड है। अब हो सकता है आंकड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन जो सामान्य इनकम जैसे मान लो 14 लाख इनकी बन रही है। और जो न्यू टैक्स रीजन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इनकम है 14,02,487 बन रही है। दोनों में जो रीजन में है वो सेम बन रही है। अब जो पुराने रीजन में अगर मान लो इनके होम लोन है, जैसे यहाँ से मैं अगर ओल्ड रीजन की बात करूँ
तो यहाँ से मान लो जो ये ओल्ड रिजिम है यहाँ से, और ओल्ड रिजिम में यहाँ जैसे होम लोन लिया हुआ तो इसमें 90,000 की छूट इनको मिल रही है। तो इसके अलावा जैसे यहाँ से एसआई की, एलआईसी की जो भी छूट है वो 4 लाख लगभग हो रही है, लेकिन मान लो 1,50,000 तक की इनको छूट मिल रही है। इसके अलावा जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस अगर करवाया हुआ है तो 15,000 की यहाँ अगर मान लो छूट वो ले रहे हैं, क्योंकि अधिकतम छूट है वो 25,000 तक ले सकते हैं, और इंश्योरेंस लगभग 15-20,000 तक अगर हो सकता है। तो मान लो मैंने इसमें 15,000 ये जोड़ लिए, तो इस तरीके से ये जो भी डिडक्शन है वो 15 ये हो गया और 1,65,000 तक ये हो गया। और इसके अलावा इनकी जो टैक्स योग्य इनकम होगी वो 10,97,490 हो जाएगी। अब इस पर जो भी टैक्स लगेगा वो 2,50,000 तक जीरो होगा। उसके बाद में 2,50,000 से 5 लाख तक इनका 5% यानी 12,500 होगा। उसके बाद में ये बात कर रहा हूँ मैं, ये सीधी ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूँ। 5 लाख से ऊपर और 20 लाख तक इनके सीधे ही टैक्स 20% लग रहा है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स होने के कारण इनको सीधा है वो टैक्स है बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी 20% कम हो गया। 5 लाख का 20% कम हो गया, 1 लाख रुपये टैक्स इनका बन रहा है और 12,500 ये बन रहा है। और इसके अलावा जो भी 10 लाख से अगर ऊपर जो भी इनकम है उस पर भी इनके टैक्स 29,247 बन रहा है। तो इस तरीके से कुल जो टैक्स है वो 1,47,417 बन रहा है। ये है ओल्ड रिजिम में, जबकि इनके जो होम लोन लिया हुआ है उसका भी बेनिफिट यहाँ ले रहे हैं, और मान लो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो भी उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं, फिर भी इनका जो टैक्स है वो 1,47,417 बन रहा है। जबकि यही जो इनकम है यहाँ जैसे 14,02,487 है इसका मूल वेतन है। इसके बाद में इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो 50,000 का फायदा है वो दोनों में मिलेगा। यहाँ होम लोन पे अगर ब्याज वगैरह है तो यहाँ फायदा नहीं मिलेगा अगर न्यू रिजिम आप एडॉप्ट कर रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ एसआई की, जीपीएफ की जितने भी कटौतियाँ हैं ये सारी काम नहीं आती, क्योंकि इसका कोई डिडक्शन इसमें काउंट नहीं होता। इसके अलावा यहाँ भी जैसे 80 CCD वगैरह की यहाँ भी आपके कोई भी डिडक्शन है वो काम नहीं करेगा, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इनका जो टैक्स का जो स्लैब है यहाँ 3 लाख तक शून्य टैक्स हो गया, 3 लाख से 6 लाख तक 5% के हिसाब से 15,000 हो गया, 6 लाख से 9 लाख तक 10% के हिसाब से 30,000 टैक्स हो गया, और 9 लाख से 12 लाख तक 15% के हिसाब से जो होगा उसका टैक्स आपके 45 हो गया। और इस तरीके से 12 लाख से जो भी ऊपर इनकम है तो जो भी टैक्स है वो ये हो गया। और जो यहाँ जैसे टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसमें डिडक्शन वगैरह कोई काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो 12 लाख के बाद 20% लग रहा है, जबकि 10% 15% के अलग अलग स्लैब है। और कुल मिलाकर के इनके जो टैक्स बन रहा है वो जैसे यहाँ 1,20,000 है, उसके बाद में 2% शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा के लिए 2%, 4% जो सरचार्ज है, इसके बाद में कुल मिलाकर के इनके टैक्स बन रहा है 1,25,000। तो यहाँ कोई भी डिडक्शन काउंट नहीं करते हुए भी इनका टैक्स है 1,25,000 बन रहा है। जबकि यहाँ जो ओल्ड रिजिम थी इनमें होम लोन है या हेल्थ इंश्योरेंस सभी मिलाकर के भी 1,47,000 बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो नई टैक्स रिजिम है ये इनके लिए बेनिफिट है, फायदेमंद है। इसके अलावा जैसे मान लो अगर यहाँ से ओल्ड रिजिम में यहाँ मान लो 15,000 का इंश्योरेंस अगर यहाँ नहीं है, यहाँ से जैसे मैं 15,000 का जो भी इंश्योरेंस है वो हटा देता हूँ, तो अब आपके यहाँ जो टैक्स है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ जैसे 1,52,000 टैक्स हो जाएगा, जबकि यहाँ जो न्यू रिजिम है इसमें 1,25,000 ही रहेगा। और अगर इस कार्मिक के मान लो अगर होम लोन भी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ होम लोन का बताया था, अगर मान लो यहाँ से होम लोन भी अगर यहाँ से हटा दें तो टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाएगा। जैसे मैंने ये 90,000 होम लोन यहाँ से हटा दिया, तब इनका टैक्स है वो 1,80,000 बन जाएगा। अगर होम लोन नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और बाकी जो कटौती है वो काम आएगी नहीं। तो जो ओल्ड रिजिम है बाकी सारी कटौतियाँ हैं, जैसे ये काम आ रही है 1,50,000 तक, जो भी ये कटौती 1,50,000 तक ये तो काम आ रही है, लेकिन इसमें से सिर्फ 1,50,000 ही काम आ रही है। तो इनका जो भी टैक्स बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा, यानी इसमें टैक्स बनेगा 1,80,000, जबकि जो न्यू रिजिम में है उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, फिर भी आपके 1,25,000 ही टैक्स बनेगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट है। अब मान लो कोई ऐसा कार्मिक हो जिसकी जो मूल वेतन है वो काफ़ी कम हो, जैसे मान लो यहाँ मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, जैसे यहाँ 71,300 की जगह अगर मैं आपको एक जो सामान्य कार्मिक है जैसे 49,300 अगर है किसी का, यहाँ से मैं ये जो बेसिक है ये चेंज कर रहा हूँ मार्च महीने में, तो 49,300 हो गया। उसके बाद में जैसे जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद में जो भी बेसिक होगा वो इनका यहाँ से जैसे ये जुलाई में है जैसे इनके 50,800 टैक्स बन ये बेसिक बन जाएगा। तो ये बनने के बाद में जैसे यहाँ मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ जो भी कैलकुलेट है जैसे यहाँ ओल्ड टैक्स रिजिम में 9,72,000 इनका अगर ये ग्रॉस हो गया, जिसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। इसके बाद में अगर मान लो होम लोन वगैरह नहीं है और तो सामान्य कटौतियाँ है उसमें 1,50,000 का फायदा मिलेगा। और अगर मान लो इसमें होम लोन है
तो इसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। पहले तो मैं बिना होम लोन के आपको बता दूं, बिना होम लोन के इनका जो भी टैक्स है वो जैसे 69 बनेगा, लगभग 69 665 यानी 70,000 लगभग टैक्स बनेगा। और इनका वापस न्यू रिजिम में अगर चेक करेंगे तो 50,000 ही टैक्स बनेगा। तो इसमें भी न्यू रिजिम फायदेमंद है। लेकिन मान लो यहाँ इसमें इन कार्मिक के जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे यहाँ आप बात करेंगे तो एक तो यहाँ जैसे होम लोन है और होम लोन पे ब्याज है, मान लो 90,000 इसमें ब्याज है, इसको कैलकुलेट करें। उसके बाद में अगर जैसे यहाँ मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का बताया था कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और 15,000 मान लो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप इसमें ऐड कर दें, जैसे मैं 15,000 इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से ऐड करने के बाद में इनका जो भी टैक्स है वो जैसे यहाँ डिडक्शन के बाद में 39,773 हो जाएगा। और जो न्यू रिजिम है, जैसे न्यू रिजिम में ये हो गया, और क्योंकि न्यू रिजिम में तो ये सारे वो कैलकुलेट होंगे नहीं, लेकिन इसमें जैसे ओल्ड रिजिम में इनका अगर मान लो यहाँ से ये होम लोन है, जैसे यहाँ 90,000 में यहाँ कर देता हूँ, मैंने उसमें कर दिया था, तो ये उसमें जैसे इसमें 90,000 ये हो गया, तो यहाँ 90,000 इसमें माइनस हो जाएंगे। और इसमें जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ जैसे 15,000 अगर कर दिया, तो यहाँ से जैसे 15,000 ये हो गया, तो इनका जो भी टैक्स है वो 47,000 बनेगा। जबकि इनको छूट कितनी मिली है कि यहाँ से जैसे 90,000 की ये छूट मिल गई, यहाँ से 90 सीधे माइनस हो गए, इसके बाद में 1,50,000 माइनस हो गए, 15,000 यहाँ से माइनस हो गए, और फिर भी इनका टैक्स है वो 47,825 बन रहा है। और जो न्यू रिजिम है उसमें जैसे ये होम लोन वगैरह है तो ये तो इसमें काउंट होगा ही नहीं। ये जो न्यू रिजिम है इसमें तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें मैं हटा देता हूँ, इसमें बाकी कोई भी अन्य कटौती भी इसमें काम की नहीं है। तो यहाँ से जैसे ये डिडक्शन वगैरह है वो काम की नहीं है, तो यहाँ से अब इनका जो भी टैक्स है वो 50,000 बनेगा। यानी जो न्यू रिजिम में इसका टैक्स है वो ज़्यादा बनेगा, ओल्ड रिजिम में कम बनेगा। यहाँ 47 बन रहा है और यहाँ 50 बन रहा है। ये कब बन रहा है कि जब मूल वेतन थोड़ा कम है और इसको होम लोन और अन्य जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है उनकी छूट मिल रही है जो 1,50,000 के अलावा है। और अगर ये छूट नहीं मिले तो इनका है वो टैक्स, जैसे ये ओल्ड रिजिम की बात करें, अगर मान लो ये हटा दें, अभी जैसे ये है होम लोन भी है और हेल्थ इंश्योरेंस है, तब तो उनके ओल्ड रिजिम फायदेमंद हो सकती है। लेकिन मान लो यहाँ से ये होम लोन हटा दिया और यहाँ से भी मैं एक जो भी अभी मैंने काउंट किया था ये जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाला 15,000 का, ये भी यहाँ से जैसे मान लो हटा दिया, तो ये हटाने के बाद में अगर इसका टैक्स जो भी कैलकुलेट करेंगे तो ये टैक्स 69 हो जाएगा, यानी 70,000 लगभग हो जाएगा। जबकि जो न्यू रिजिम है उसमें जो इनका टैक्स है वो 50,000 ही बन रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो भी राहत है वो न्यू टैक्स रिजिम में मिल रही है अधिकांश लोगों को। अगर कुछ नए लोग हैं जिनके बेसिक कम है और उनके होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस है तो ज़रूर उनको पुरानी टैक्स रिजिम है वो उपयोगी हो सकती है। लेकिन अधिकांश लोगों को और जिनका भी बेसिक 50,000 या उससे ज़्यादा है उनके लिए तो मुझे लगता है 100% जो भी न्यू टैक्स रिजिम है वो फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आप भी इस जैसे ये एक्सेल की जो सीट है इसकी सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप सीधे ही अगर मान लो यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसमें अपना जो भी GA55 निकाल करके पे मैनेजर के पर्सनल लॉगिन से या DDO लॉगिन से अपने साल का, एक तो GA55 दो तरह के आते हैं, एक तो आएगा एस्टिमेटेड और एक आएगा नॉन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि आपके पूरे साल का यानी वित्तीय वर्ष का आपका जैसे मार्च से लेकर के फरवरी 2024 तक का जो भी है वो आपके डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आगे की जो सैलरी आपको नहीं मिली वो एस्टिमेटेड रूप में आपके आ जाएगी और आपको एक टोटल पता चल जाएगी कि आपके 12 महीने की इनकम कितनी होगी। उसके आधार पे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 लाख तक आपके छूट है, उसके बाद में 3 से 6 तक 5% के हिसाब से 15,000 जो भी टैक्स बनेगा, और 6 लाख से लेकर 9 लाख तक 10% के हिसाब से 30,000 टैक्स बनेगा। दूसरा आप न्यू रिजिम में तो ये हो गया। ओल्ड रिजिम में अगर आप चेक करेंगे तो 5% है वो 5 लाख तक होगा, उसके बाद में सीधा 20% 5 लाख से ऊपर का टैक्स बनेगा। उसके बाद में 4% आपको चार जो भी टैक्स बन रहा है उससे जोड़ लेना है। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन सा जो रिजिम है यानी नई या पुरानी कौन सी रिजिम आपके लिए फायदेमंद है। तो आप उसी में अपना जो भी गणना पत्र है वो बना करके DDO को दें, या गणना पत्रों के लिए अभी सॉफ्टवेयर वैसे आ जाएंगे 2-4 दिन में, और भी अलग अलग जो भी विद्वान साथी जो एक्सेल के एक्सपर्ट है एक्सेल के वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सॉफ्टवेयर में अपनी जो भी बेसिक और अन्य डिडक्शन एंटर करके आप पूरा टैक्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या अभी जैसे इसी एक्सेल की मदद से या आप सामान्य कैलकुलेट करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स इस वित्तीय वर्ष में कटवाना है। और जैसे अभी सितंबर तक की सैलरी तो आपकी जमा हो गई होगी, उसके बाद में 5 महीने ही रहें। और मेरा एक हर जो भी वीडियो में सुझाव रहता है कि आप जो भी डिडक्शन है वो आप फरवरी
के भरोसे नहीं, आप जनवरी तक पूरा करवा लें, क्योंकि फरवरी में कई बार बजट की समस्या आती है, तो उस कारण से जो पेमेंट है वो मार्च तक लेट बनता है। जबकि डीडीओ को है वो टैक्स है वो नियत समय पे जमा करवाना पड़ता है एडवांस टैक्स, नहीं तो उनके नोटिस वगैरह की समस्या रहती है। तो ऐसा ना हो कि आपका सैलरी अगर नहीं बने और आपका जो भी टैक्स अगर ड्यू है और आपको चालान से जमा कराना पड़े, ऐसी अगर स्थिति है तो आपको फिर समस्या होगी। तो कोशिश ये करें कि आप जनवरी तक, दिसंबर तक कर सकते हैं तो और बढ़िया, और जनवरी तक आप जो भी टैक्स है आप पेड कर दें, ताकि फरवरी में आपको एक तो पूरी तनख्वाह मिल जाए, टैक्स की कटौती कराने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर मान लो सैलरी लेट जमा होती है फरवरी की, तो भी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए और डीडीओ को भी कोई समस्या नहीं हो। तो जो भी, और दूसरा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो हर साल कई लोगों की समस्या आ रही है, इस साल काफ़ी लोगों की समस्या आई थी कि जैसा भी आपके, जैसे इसमें यहाँ टैक्स बन रहा है, मान लो यहाँ जैसे 50,299 यानी 50,399.50 यानी 50,300 अगर मान लो टैक्स बन रहा है, तो लोग कई साथी ऐसे होते हैं जो 50,300 रुपये ही टैक्स कटवाते हैं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं कटवाते। तो उनको मैं विशेष रूप से आगाह करूंगा, और उनके जो भी डीडीओ साहब है वो भी आप जरूर ध्यान रखें कि आप टैक्स कम से कम 1,000, 2,000, 5 एक्स्ट्रा ही कटवाएं। कारण क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके जैसे जो भी एफडी है बैंक में है, या जो भी सेविंग अकाउंट वगैरह, उस पर अगर आपके ब्याज साल भर में मिल रहा है, तो वो जब आप आईटीआर भरेंगे, तो आईटीआर जो उसमें जो आईटीआर में ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे, तो टीआईएस और एआईएस आप चेक करेंगे, तो उसमें आपका जो भी जो ब्याज है वो जुड़ करके आएगा, और जुड़ करके आने के बाद में आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और उसमें 5 रुपये भी अगर टैक्स बढ़ गया, तो आपने जैसे मान लो यहाँ 50,300 रुपये टैक्स कटवाया जो आपका था, और आपने रिफंड है 0 शो कर दिया कि रिफंड 0 होगा, और आप निश्चिंत हो गए। लेकिन मान लो टैक्स आपका 50,305 रुपये बन गया, तो 5 रुपये भी आपको फिर चालान से जमा कराना पड़ेंगे, जिसके लिए फिर अलग से समस्या हो जाएगी और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और 5 रुपये के आप चालान के लिए आपको 50 रुपये, 100 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये समस्या नहीं हो, क्योंकि जैसे इसमें यहाँ हालांकि छूट मिल जाती है, जैसे 80 TTA में जो भी टैक्स है, जैसे इसमें वो भी ओल्ड रिजीम में मिलेगी, नई में नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखें। जैसे अगर आपने ओल्ड रिजीम में एडप्ट की है, तो इसमें तो जैसे 80 TTA के तहत जो भी छूट वगैरह है, जैसे यहाँ मैंने बताया था आपको कि 80 TTA के तहत 10,000 रुपये तक की जो ब्याज पे छूट मिल जाएगी। लेकिन मान लो आपने न्यू रिजीम एडॉप्ट की है, तो उसमें किसी तरह की कोई भी छूट है वो, जैसे यहाँ इसमें कोई भी छूट वगैरह वो नहीं मिलेगी। अब जो छूट नहीं मिलेगी, तो इसके अलावा आपका पास कोई विकल्प नहीं है कि आपको चालान से वो राशि जमा करानी पड़ेगी। तो 5 रुपये के चालान के लिए आपको 100 रुपये अगर खर्च करने पड़ेंगे, तो वो व्यवहारिक भी नहीं रहेगा और समस्यापूर्ण रहेगा। तो कोशिश ये करें कि आप एक्स्ट्रा टैक्स ही कटाएं। अगर आप 2,000, 4,000 भी एक्स्ट्रा टैक्स कटवाते हैं, तो जब भी आपको रिफंड मिलेगा, उसमें जो भी ब्याज समेत आपको रिफंड मिलेगा, तो आपको उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जितना आपका अमाउंट ज़्यादा होगा, उसका ब्याज समेत इनकम टैक्स आपको भुगतान करेगा। लेकिन आपको अगर टैक्स कम है, तो आपके नोटिस भी आ सकता है और आपको चालान से जमा भी करवाना पड़ सकता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जो भी टैक्स आप डिडक्ट करवाएं, उसमें 1,500, 1,500 जो भी है एक्स्ट्रा ही डिडक्ट करवाएं, ताकि कोई ऐसी इनकम है जो आपको पता नहीं हो, या आपने कहीं शेयर मार्केट में कहीं कोई आपने खरीदारी की हो, या कुछ काम किया हो शेयर मार्केट संबंधी, या अन्य कोई काम किया हो, तो वो आपके पैन से जुड़ा हो, तो आपके एआईएस और टीआईएस में वो शो हो जाएगा। और शो होने के बाद में अगर उसमें कोई ब्याज वगैरह या जो भी अगर टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स आपके कैलकुलेट होकर ही आएगा, फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि आप एक्स्ट्रा टैक्स कटवाएं। जो भी टैक्स एक्स्ट्रा होगा आपको ब्याज समेत वापस मिल जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी जुलाई में या जून में जब आईटीआर भरेंगे, तो उसमें रिफंड हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन टैक्स है वो एक्स्ट्रा ही कटवाएं, और कोशिश करें कि जनवरी तक टैक्स कटवा लें, ताकि फरवरी में आपको समस्या नहीं हो, और फरवरी का वेतन कम से कम आपको पूरा का पूरा वेतन मिल जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।